एज एन एक्टर भले 19-20 हो, बट एज अ ह्यूमन आप हमेशा 20 रहे। बस सर झुका करके काम करते रहो। और रोसेश फॉर श्योर इज एवरीवन्स फेवरेट, सो इट्स माय फेवरेट एज वेल। मेकर्स को हमें नहीं उन पे उंगली उठानी चाहिए। लेट्स वेलकम राजेश सर। पहले तो ये बताइए सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मस्त हूँ। सर, इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके हैं आपको। आप अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव देखते हैं? अरे सब कुछ बदल ही गया। मतलब 25 साल में जो जो आप अर्जित करना चाहते हैं, या जो सारी चीज़ों पे आपका एक घर, एक परिवार और बच्चे, तो बाकी साइकिल जो है लाइफ की वो वही चलती है। और उस 25 साल में बेस्ट ये होता है कि बहुत अच्छा अच्छा काम भी आप साथ में करते हैं। लोग आपको जानने लगते हैं, लोग सराहने लगते हैं। तो एक ऐसी यात्रा है कि जिसको कहूँगा कि स्पिरिचुअल भी है, और सिनेमा से रिलेटेड भी है, और परिवार से रिलेटेड भी है। तो एक कंप्लीट मैन होने का कई बार एहसास हो जाता है। बट जब आपको एक टीवी टैग अगर दिया जाता है, तो आप क्या अनकंफर्टेबल होते हैं? बिकॉज कई बार होता है जब हम किसी टीवी एक्टर से, जिन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया, उनसे जब हम क्वेश्चन करते हैं ना एज अ टीवी एक्टर, या बाद में जब कुछ हेडलाइंस आती है, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं उस टीवी टैग से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि माध्यम हमने कौन से पे काम किया है, हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3-4 साल में मैंने ओटीटी और फिल्मों का एक पूरा ये जो है पोर्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया है। उसके पहले तो मैं डेफिनेटली टेलीविज़न में ही दिख रहा था। आई थिंक कि वो टैगिंग हम क्यों करते हैं, एक तो हमें नहीं, यही नहीं समझ में आता है। बिकॉज़ हम तो बतौर कलाकार हैं, हमें आज ओटीटी पे भी मिल रहा है तो हमारे काम को सराहा जा रहा है। अभी अगर मैं नॉमिनेशन की ही बात करूं तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में भी नॉमिनेटेड हूं, ये मेरी फैमिली के लिए। अभी सोनी लिव पे आपने वो देखा होगा, फ्रीडम एट मिडनाइट। फिल्में देखी, पिछले 4 फिल्में आई, चाहे तेरी बातों में उलझा जिया से लेकर के राउतू का राज से लेके बिनी एंड फैमिली। So I think you're more known as an actor than being tagged as a TV actor. मैं ये इस प्रश्न का एक और जवाब है मेरे पास कि रीज़न हम टेलीविज़न वालों को ओटीटी या फिल्मों में जो लोगों को लगता है कि काम नहीं मिलता है, ये सत्य नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसे ही आप टेलीविज़न करते हैं, ये एक लॉन्ग फॉर्मेट कमिटमेंट होता है जहाँ पे आपके 30 दिन ब्लॉक कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको हर एक दिन निकालने के लिए आपको अपने प्रोड्यूसर के साथ या अपने मेकर्स के साथ बैठना पड़ता है, और आपको बोलना पड़ता है कि मैं भाई एक ऐड का मुझे ऑफ़र आया है और मुझे एक दिन चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो वो एक टीडियस प्रोसेस है, ना सिर्फ एक एक्टर के लिए, बल्कि जो आपको काम बाहर देना चाह रहे हैं या ऐड में देना चाह रहे हैं या ओटीटी में देना चाह रहे हैं, वो उस कमिटमेंट जो आपका है 30 दिन, उसमें से डेट निकालना, इट्स अ प्रोसेस विच इज़ टीडियस, एंड दैट इज़ वाई जनरली अवॉइड कर जाते हैं लोग, या बोल देते हैं कि सर अभी टीवी तो नहीं कर रहे हैं ना आप, सो दैट वी कैन थिंक अबाउट यू फॉर समथिंग एल्स। सो ये बहुत, मुझे लगता है कि टेलीविज़न का स्तर बहुत ऊंचा है, और हमारे लिए फिल्म और ओटीटी थोड़ा सहज हो जाता है। सर, आपने दोनों ही मीडियम्स में आपने शूट कर चुके हो, बट अब आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, टीवी के जो शूट्स होते हैं वो ज़्यादा हेक्टिक होते हैं या बॉलीवुड के हेक्टिक होते हैं? नहीं, आई थिंक ऐसी हेक्टिक टेलीविज़न इज़ ऑलवेज, बिकॉज ये राक्षस है। इसमें रोज़ आप खाना देते रहिए फिर भी उसका सेटिस्फाई नहीं होगा। प्लस आजकल मंडे टू सैटरडे चीज़ें चलने लगी हैं। तो क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी को मेंटेन करना है, तो टेलीविज़न विल ऑलवेज बी अ वेरी टफ मीडियम टू वर्क इन। ओटीटी एक फाइनाइट रूप लेता है, फिल्म एक फाइनाइट है। आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। अगर आप प्रोसेस की बात करें तो फिल्म और ओटीटी प्रोसेस वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी एक तैयारी होती है। राइटिंग के लेवल पे उसमें 6 महीने, साल भर काम किया जाता है। फिर आप वर्कशॉप करते हैं 20-20, 22-22 दिन का। उस वर्कशॉप के दौरान आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ताकि आप जब फ्लोर पे जा रहे हैं तो आप परिपक्व हैं, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बट वहाँ पे सब कुछ 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 40 दिन आपके रोल के हिसाब से एक फाइनाइट जोन मिलता है। सो मुझे वो प्रोसेस में मज़ा आता है। बाकी जो ऑन फ्लोर काम है, वो चाहे टेलीविज़न में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे ओटीटी में हो,
आवाज़ें उतनी ही हैं। हमेशा चिल्लाना ही पड़ता है आपको, साइलेंस साइलेंस, तो ये सब जगह है। ऑल्सो सर ये प्रोडक्शन के परेशान करने की जो खबरें हैं काफ़ी, यस, सो प्रोडक्शन वाले बहुत मतलब टाइम को लेकर परेशान करते हैं, छुट्टियों को लेकर करते हैं, एंड आप लोग तो कहाँ पर करते हैं? ये मतलब कौन से मीडियम की बात? मतलब सर एक्टर मतलब टीवी में ज़्यादा ऐसा खबरें आती है कि प्रोडक्शन वाले परेशान करते हैं छुट्टियों को लेकर एंड कॉल टाइम को लेकर। मतलब टीवी का लॉयर बना रही हैं आज। नहीं सर, सर इतना एक्सपीरियंस जो है आपको, तो सर वो एक जो खबरें चलती है ना वो क्लियर करना है कि सर मतलब क्या आपने, जब आपने भी अपने ज़िंदगी का इतना टाइम दिया है तो आई एम श्योर अगर सबके साथ हो रहा है तो आपने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है या नहीं? प्रोडक्शन और परेशानी ये दोनों मिलता है तब मिलता है आपको पैसा। सब पापा है। नहीं, आई डोंट थिंक कि सी, इफ़ आई टेल यू अबाउट द वर्किंग कंडीशन इन टेलीविज़न ना, उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ना आखिरी समय तक क्लियर नहीं रहती हैं, ना ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को, ना ही शेड्यूल जो बनाते हैं उनको, और ना ही जो राइटर्स हैं उनको भी, क्योंकि कई बार टीआरपी बहुत अच्छी होती है किसी एक ट्रैक की वजह से, तो अचानक से जो आपकी लिखी हुई चीज़ है वो साइडलाइन कर दी जाती है, और सडनली जो ट्रैक वर्क कर रहा होता है आप उस पर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जाती है। वहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि अब हमारे पास 20 सेट ऑफ एक्टर है, अब इसमें कौन यूज़ होगा कौन यूज़ नहीं होगा। अब जो यूज़ नहीं होता है वो इस चीज़ को कह देता है कि यार डेट लेकर के आपने मुझे घर पे बैठाया हुआ है, सो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कंप्लेन। अगर और जो जिनका ट्रैक चल रहा है, अगर आपने उनसे 14 घंटे काम करवा लिए तो कह रहे हैं यार आप तो मेरे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो। सो पक्ष जो है ना, पक्ष विपक्ष जो है, ये बहुत सिचुएशनल है टेलीविज़न में, और इसमें मेकर्स को हमें नहीं उन पे उंगली उठानी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सब लोग एक अच्छा काम करने के लिए ही तत्पर हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी इस चीज़ को करना चाह रहा है टेलीविज़न या वो प्रोड्यूसर्स अल्टीमेटली कंपटीशन में हैं उस स्लॉट पे, और भी कई जीसीज हैं भाई, 7:30 के स्लॉट पे मैं हूँ तो 7:30 में ये भी हैं ये भी हैं। अब इन चारों का आपस में कंपटीशन, उनका 8 वाले से कंपटीशन नहीं है, उनका 9 वाले से कंपटीशन नहीं है, अब वो 7:30 के हिसाब से लगे हुए हैं कि भाई हम ऐसा क्या कर दें कि हम 7:30 में सस्टेन कर जाएं। अब शेल्फ लाइफ कम हो गई है, इसकी वजह से हर वक्त ये लोग हंटर लेकर के खड़े रहते हैं, क्योंकि अगर भाई 1.5-2 की टीआरपी नहीं आई तो साल नहीं चलेगा, अचानक 3 महीने में प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, देन अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। सो ये अनसर्टेनिटीज़ है जिसकी वजह से जो सिचुएशनल अनसर्टेनिटी है वही एज अ ह्यूमन आप पे प्रभाव करता है। उस समय फिर आप भूल जाते हैं कि आप एक्टर हैं, उस समय आप भूल जाते हैं कि आप प्रोड्यूसर हैं, देन यू वांट द प्रोजेक्ट टू वर्क, यू नो। सो इसलिए मेरा ये कहना है कि परेशान अगर हो भी रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा बैठ करके बात करना, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग विच लैक्स बिटवीन द प्रोडक्शन और द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर्स एट अ लेवल वेयर थिंग्स आर वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ईच अदर, और जहाँ पे फिर आप और समझ ये हम लोग का 25 साल एग्जिस्टेंस का कारण ये रहा है कि हम बहुत अनसेड तरीके से ना, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपके लिए समस्या ना बनूं, करेक्ट, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंसी, आप लेट आई, ठीक है, आप 1 बजे के हिसाब से चल रहे हैं, आज सिचुएशन ऐसा था क्योंकि हर दिन अलग होता है, तो आज ट्रैफिक ज़्यादा हुआ, 20 मिनट 25 मिनट लेट हुए, तो एक अनसेड तरीके से कहना कि क्या हुआ था, पहले सिचुएशन समझे फिर हमने रिएक्शन दिया है। चक्कर क्या हो जाता है कि एज अ ह्यूमन हम रिएक्ट पहले कर देते हैं, सिचुएशन बाद में समझते हैं, फिर हम सॉरी बोलते हैं, तो हम ही अपने प्रोसेस को लंबा बना देते हैं। सो आई थिंक कि दैट अनसेड अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी देयर अमंगस्ट एवरीवन, वेदर इट इज़ एक्टर, वेदर इट दे आर मेकर्स, वेदर इट इज़ राइटर, कि भाई मैं समस्या ना बनूं, फिर तो चीज़ें हो जाती हैं ना। ऑल्सो सर जब कैमरे पे आप लोगों को देखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, तो हर किसी को ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत ग्लैमर है, एक्टर की खुशी खुशी है, पैसा ही पैसा है, मतलब एंजॉय कर रहा है एक्टर लाइफ में। बट हमने तो वो करीब से भी देखा है एक्टर की वो लाइफ जो
बाकी कॉर्पोरेट हाउस ज़्यादा एंजॉय करता है सॉरी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे हैंडल करते हैं आप, बिकॉज फैमिली भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है हमारी, कैसे, क्योंकि इतना साल आपने दिया है, कैसे मैनेज किया आपने फैमिली को टाइम देना, खुद को टाइम देना, कैसे गया ये सब? नहीं, आई थिंक कि व्हेन यू सी इट, यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू मेनी थिंग्स, एवरीथिंग इज़ लाइफ। मेरे लिए वर्क एंड लाइफ सेपरेट नहीं है, मेरे लिए वर्क भी लाइफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने काम किया है तो ये 2 साल मेरे मतलब 2 साल अलग से मुझे उम्र में मिल जाएंगे, करेक्ट। अगर मैं 30 में करूँगा तो भाई 2 साल अगर किया तो मैं 32 का ही होऊंगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा 30 में शुरू किया तो मैं 30 का ही रह जाऊँगा। So when you know that thing, that this everything about you is life and every day is your life, so what kind of life you want to lead? So इसमें ग्लैमर है, सब कुछ है, सी पैसा है, कन्वीनियंस है, लोग आपको जानते हैं, इसलिए कई जगह पे आपके काम स्मूथ हो जाते हैं, कई जगह पे रिकग्निशन होने की वजह से यू नो कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है, जो एक आम आदमी को मुश्किल होता है, क्योंकि आम आदमी के लिए हमेशा से ही यही रहता है कि तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ हमारे साथ ये है कि भाई आप जानते हो मुझे तो वो कम्युनिकेशन मतलब वो जो आपको लोग जानते हैं और जो फेम है दैट इज़ कन्वीनियंट, बट उस फेम को पाने की जो स्ट्रगल है, और आप अपना विदाउट गॉडफादर अगर आप अपने आप को खड़ा कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको खुद ही ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये भी मुझे ध्यान देना है, मैं शूट करूँगा, ये भी मुझे ध्यान देना है, मेरा घर परिवार है उसका लालन पोषण करना है, उसका भी ध्यान देना है, माँ बाप का भी ध्यान देना है। सो आई थिंक जो लाइफ में जो आपको सारा मिला है, आई थिंक ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इट इज़ मोर अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ दैन एनी वन एल्स। मुझे आपको समझाना जितना मुश्किल होगा उसके 90% में मैं अपने आप को समझा लूँगा सो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आई थिंक द मोमेंट यू वर्क ऑन योर सेल्फ देन यू नो what is needed, then you do not fall into the prey of what is right and wrong। फिर जो ज़रूरी है आप वो करें, और जीवन वही है कि जितना है उतना में आपने जो ज़रूरत क्रिएट की हैं वो आपके जीवन की ज़रूरतें जो हैं उसको आप डील करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत तरह के हादसे हो जाते हैं एंड दे कम आउट ऑफ इट। सो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही है कि सिचुएशन सीरियस होता है, आपका सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो सर, एक्ट्रेस की लाइफ में कंट्रोवर्सी ज़्यादा मैटर करती है या सक्सेस? आई थिंक सी फॉर मी see controversy again it's very individual how you want to be perceived and portrayed। आपको किस तरह से लोग जाने कि आप अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस रहे हैं तो आपको किस नज़र से लोग देखें, ये आप तय कर सकते हैं। सो आप उसको सक्सेस में तब्दील करें या आप उसको कंट्रोवर्सी में तब्दील करें। कंट्रोवर्सी में एक समय के बाद वो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली ह्यूमन ही हैं। आपको जब लोग थोड़ा सा उस नज़र से देखना शुरू करते हैं कि आ गया तो आप नोटिस करते हैं दैट वाइब हिट्स यू। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी लव्ड रादर देन हेटेड बाय समवन। ऑल्सो सर, आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं, आइदर वो टीवी हो या बॉलीवुड हो, बट आपने इंजॉय सबसे ज़्यादा क्या किया है? अरे मैंने तो अभी वाला फेज़ में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लियाकत मैंने बहुत एंजॉय किया फ्रीडम एट मिडनाइट में, बिकॉज ये कैरेक्टर किसी और ने कभी किया नहीं था। हिस्ट्री में हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, बट वो जो खेल था ना, वो जो सरकाज़म था और जो सटायर था, और वो पार्लियामेंट का जो वो एक सीन था जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल की खिंचाई कर रहे हैं शायरी मार के, आई मीन आई एन्जॉयड दैट। सो दैट कैरेक्टर इज़ देयर। रोसेश फॉर श्योर इज़ एवरीवनस फेवरेट, सो इट्स माय फेवरेट एज वेल। उसके अलावा आई थिंक whatever character I have given my life to, my time to, I think I have enjoyed. That is why the audience have enjoyed, and that is why I'll tell you one incident। अभी मैं फिल्म देखने गया था अपने परिवार के साथ ही, and there were like approximately 15 people who came out for a selfie or photo,
and you won't believe that not even 2% repeated one project of mine. So they mentioned 15 different project of mine. किसी ने बोला कि मुझे प्रीतम प्यारे और वो अच्छा लगा है, किसी ने बोला सारा भाई अच्छा लगा है, किसी ने बोला अभी लियाकत अच्छा लग रहा है, किसी ने बोला ये मेरी फैमिली अच्छा है. One person came said कि कोटा फैक्ट्री बहुत अच्छा है. Someone said कि आपका एक शो आता था एपिक पे, यम किसी से कम नहीं, मुझे उसमें आप यमराज बनते थे, बहुत अच्छा लगता था. So that good that people are loving. So I think all these projects I've enjoyed a lot. And मतलब ये कहना कि ये बेटर था और ये नहीं था, आई थिंक जिस जिस परिवेश में हम लोगों ने काम किया सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या रहा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर जिसके लिए आपको खुद को फील हुआ है कि यार मैंने ये किरदार निभाने के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस अपनी लाइफ में लिए? चैलेंज लाइफ में तो नहीं लिया, लेकिन हाँ किरदार के लिए जो चैलेंज बनाने का जो एक रहता है वो डेफिनेटली रोसेश इज़ एट नंबर 1. उसके अलावा आई थिंक नीली छतरी वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2015 में था ये, वो किरदार इसलिए मुश्किल था बिकॉज़ मेरे से पहले यशपाल शर्मा जी इसको करके गए थे और वो सबके चहेते हो चुके थे. तो जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो नहीं करेंगे, उनका कमिटमेंट ख़त्म हुआ और उसी किरदार में जब मैं आया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बतौर एक्टर मेरे लिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा परिवार है. मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे लिए ये नया है, पहली बार हो रहा है. बट उन लोगों को ये समझना कि मैं अब उनके लिए उनका पति हूँ और उनका बेटा हूँ और उनका बाप हूँ और उसमें चेहरा बदल गया, एक आदमी पूरा बदल गया, उनके लिए कितना मुश्किल था. सो वो किरदार मेरे लिए उसमें जगह बनाना, लोगों की मतलब एक्सेप्ट करें मुझे बतौर भगवान दास जो कैरेक्टर था, और फिर सीरीज़ का 1.5 साल चलना, वो एक चैलेंज था जिसको मैंने काफ़ी समय तक सर पे उठाया हुआ था. सो सर पाइपलाइन में क्या है आपके, नया कुछ आने वाला है जिसकी शूट शायद आप कर रहे हो? मैं नाम नहीं ले पाऊंगा बिकॉज बतौर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं जुड़ा हूं और 2 फिल्में इस समय साइमल्टेनियसली मेरी शूटिंग चल रही है. सर इतने कैरेक्टर्स तो आपने किए, बट आपको कहीं लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, मुझे ये भी करना है? नहीं, मिसिंग आई थिंक नेगेटिव एक किरदार ऐसा है जहाँ पे खुल के नेगेटिव करने की इच्छा है. हालांकि मैंने हड्डी में थोड़ा सा उसकी एक झलक दिखाई थी, बट नेगेटिव एक जोन है, चाहे वो OTT में हो चाहे फिल्म में हो, जो मुझे लगता है कि स्टिल पेंडिंग है. बिहारी कैरेक्टर जो है वो स्टिल पेंडिंग है. बट उसके अलावा आई थिंक कि आई हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग लाइफ एंड एवरी डे इट्स अ चैलेंज, एवरी डे गुड रोल्स, न्यू रोल्स, आपके सारे ब्रेन के तार खोल देते हैं जब आप उसको डील करना चाहते हैं. तो सर मुझे भी आपको देखना है विलन के कैरेक्टर में, बिकॉज हर तो देखा है बट वो विलन वाला जो कैरेक्टर होगा वो अलग ही होगा. मैं अभी से वो इमेजिन भी कर सकती हूँ. बट सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कोई जो आपने एक बिहारी विलन का भी आपने जो जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी निभाया है, बट आपका फेवरेट कौन रहा है उसमें जिसको आपको देख के लगता है यार क्या सही खेल गया है? रिसेंट वर्क में मैं अगर बताऊं, बहुत सारे किरदार हैं इनफैक्ट, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट जो क्लोज टू स्पीकिंग द लैंग्वेज एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज, आई थिंक खाकी में अविनाश तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड आई एम वेटिंग फॉर हिज मुकद्दर का सिकंदर का मुकद्दर. सो आई एम वेटिंग फॉर हिज वर्क. ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट. सर जब इतने हम जो एक्टर्स के साथ काम किए रहते, उनमें से जब कोई सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो ना एक्टर दूसरे अपने को स्टार्स को आगे बढ़ता देख? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. इस समय मैं लगभग समझ लीजिए कि 3 फिल्में कर रहा हूँ जहाँ पे न्यू कमर्स हैं, न्यू लॉन्चेस हैं. सो यू फील गुड दैट दे आर कैचिंग अप एंड यू ऑल्सो नो वेरी वेल दैट लाइफ ये स्टार्ट है, दिस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन. So when you know that, you like to share your experience and keep them grounded, ask them to be grounded and बस सर झुका करके काम करते रहो और अपने तारीफ को भी उसी तरीके से लो जैसे अपनी निंदा को लोगे. एक आखिरी सवाल है सर, अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, स्पेशली अगर इस फिल्मी इंडस्ट्री में, हम्बल होना कितना ज़रूरी है?
हम्बल ही होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप अपने आप एज एन एक्टर भले 19-20 हों, बट एज अ ह्यूमन आप हमेशा 20 रहे हैं. सो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ आप में ही पॉसिबिलिटी है कि आप रह सकते हैं. हम किसी गाय बकरी को नहीं बोल सकते आप हम्बल रहें. आप हम अपने आप को बोल सकते हैं. सो व्हेन वी नो हाउ टू बी, दैट इज़ व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज़ हाउ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्फ. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कुछ आपके बात करने में कुछ कुछ लाइंस ऐसी थी ना जो शायद मुझे भी आगे मेरी लाइफ में काम आए, मेरे करियर में काम आए. थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. और इसलिए लाइनें अच्छी नहीं हैं, लाइनें सिर्फ अनुभव से निकलती हैं, एक्सपीरियंस से निकलती हैं, और अगर वो थोड़ा सा भी किसी को मूव करती हैं तो ये जो हमारा इंटरव्यू है ये बर्बाद नहीं होगा.